अनुराधा बेसुध सी घुटनों के बल बैठी सामने खिड़की के उस पार लपक के देखे जा रही थी। उसे वर्तमान समय का कोई होश नहीं था और ना ही उसकी आंखों में आंसुओं की एक भी बूंद थी कि बस वो अनायसा ही आंखों से बाहर लुढ़क जाए और उसके दिल का कुछ बोझ कम हो पाए। मनोहर जी भी वहीं बैठे हुए आबाक से कभी अपनी पत्नी को देखते तो कभी सामने पड़ी लाश को। कौन था ये जो लाश बनकर उन दोनों के सामने पड़ा था? क्या किस्सा था इसका? क्यों अनुराधा जड़ हुई बैठी थी घुटनों के बल और क्यों उसकी आंखें पथरा गई थीं जिसमें आंसुओं की बात तो दूर जरा सी नमी भी नहीं थी। अनुराधा एक पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी लड़की थी। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और माँ के पास एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अब प्राइवेट टीचर को कितनी तनख्वाह मिलती है भला कि उस तनख्वाह से पूरे घर का खर्च संभल जाए। ऊपर से अनुराधा अकेली भी नहीं थी, उसके एक भाई और एक बहन भी थे। खैर जैसे तैसे परिवार वालों की मदद से अनुराधा की माँ ने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और समाज में उठने बैठने के लायक बनाया। वैसे जितनी आसानी से ये बात कही लिखी या फिर पढ़ी जाएगी उतना आसान नहीं होता एक अकेली औरत का जीवन, ऊपर से तीन तीन बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी छोटी से छोटी इच्छा का भी हवन करना पड़ता है, साथ में समाज के ताने और नामर्द पुरुषों की ललचाई नज़रें और भी न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। वहीं पर ये बात समझ आती है कि एक पुरुष के साथ एक स्त्री के लिए कितना ज़रूरी होता है, फिर वो पुरुष चाहे पिता हो, भाई हो, पति हो या बेटा। तो अनुराधा की माँ ने अपने बच्चों को इस काबिल तो बना ही दिया कि वो सब अपना जीवन संभाल सके। अब बारी आई शादी की। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो अनुराधा की माँ ने इस मामले को अपने परिवार के मुखिया मतलब अपने जेठ को सौंप दिया और उन्हें ने अपनी मर्जी से फिर सबकी शादी कराई। एक एक कर बहनें उस घर से विदा हो गईं। बेटे की शादी के बाद अनुराधा की माँ ने भी चैन की सांस ली और घर गृहस्थी अपनी बहू को सौंप दिया। अनुराधा की शादी एक खाते पीते थोड़े रईस खानदान में हुई। उन खानदानी रईसों के नाम की बड़ी इज्जत थी दूर दूर तक, पर उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। उस घर में शायद ही किसी ने ग्रेजुएशन किया हो। उनके यहाँ हजारों बीघा जमीन थी, ढेरों गाय भैंस थी, अपने खुद के कई ट्रक थे। हर सीजन में ट्रकों से भर भर कर अनाज बिकते थे। आर्थिक तंगी से बेखबर था वो घर, पर अनुराधा के मन मुताबिक नहीं। अनुराधा ने जैसे जीवन का सपना अपने लिए देखा था वैसे कोई बात नहीं थी। उसने पहली बार जब अपने ससुराल में कदम रखा तो उस घर को देखकर वो क्षुब्ध रह गई। उसने सोचा क्या ये घर है? ये तो पूरी की पूरी हवेली लग रही है। हवेली के चौखट के भीतर अपने पैर रखते हुए अनुराधा फूली नहीं समा रही थी, पर मन ही मन किसी एक कोने में उसका डर भी छुपा हुआ था। उसने कहानियों में पढ़ रखा था कि जो महलों की रानियां होती हैं उनका अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं होता और ना ही अपने जीवन साथी पर। वो आज़ादी जीवन नहीं जी पाती। उनके लिए महल एक सोने का पिंजरा होता है और पिंजरे का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद चाहकर भी रानी उस पिंजरे से कभी बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि पहले तो समाज का डर और फिर धीरे धीरे उनको उस पिंजरे की आदत पड़ने लगती है। अनुराधा बीच आंगन में अपने सामने रंग पर गहरे हरे रंग की सिल्क की साड़ी पहने पूरे परिवार और गांव की औरतों के बीच घिरी हुई थी, बैठी थी। सबकी जुबान पर सबके रंग कपड़ों और उसकी कम सुंदरता होने की चर्चा थी, और वो इसीलिए कि मनोहर लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा खूबसूरत सा नौजवान बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह था। और अनुराधा उसके बिल्कुल विपरीत। उसके कान में कुछ औरतों की बातों ने दस्तक दी। एक तो सांवला रंग, ऊपर से काहे कलर की साड़ी। अरे ठीक है, मानते हैं कि सुंदर नहीं है, थोड़ा दिमाग भी तो लगाना चाहिए। जब सांवला रंग है तो उस पर गुलाबी लाल बादामी कोई और कलर पहन लेती।
उसका और साड़ी का तो एक ही कलर हो गया है। हमारे मनोहर तो भाग ही फूट गए। इसीलिए कहते हैं कि बिना देखे ताके शादी विवाह का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। चलो अब जो हुआ सो हुआ, बस गुड़ी हो, संस्कारी हो। अरे कब से चुपचाप बैठी हो, जरा कुछ बोलो तो, शक्ल सूरत तो देख ली, अब जरा आवाज़ सुनकर भी तसल्ली कर लें। ये सारी बातें अनुराधा के कानों तो जा रही थी पर दिल तक नहीं, क्योंकि उसने अपना दिल बंद कर रखा था। उसके मन में बस यही ख्याल था, जब मेरा जीवन ही मेरे मन मुताबिक नहीं है तो साड़ी में अपने मन मुताबिक क्या